नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप इस आंदोलन में जुड़ रहे राहुल जी के साथ, सोनिया जी के साथ, किसान, मजदूर, युवा, दलित, उनकी आप आवाज बनेंगे, यही कहते हुए आपका आभार व्यक्त करता हूं। निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता ने अपनी पार्टी छोड़कर क्यों थामा कांग्रेस के साथ? आम आदमी पार्टी को लगा बड़ा झटका। आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए संजय बगड़िया का साक्षात्कार। कांग्रेस पार्टी को बताया अपना पुराना घर। दिल्ली से आर.के. जायसवाल की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज और मैं अभी मौजूद हूं कुहाट वार्ड में और हमारे साथ मौजूद है अभी आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर कांग्रेस का फिर से पटका पहना है, घर वापसी किया है। बगड़िया साहब, अचानक आपने टोपी उतार दी। सर्वप्रथम तो जायसवाल जी आपका धन्यवाद कि आपने समय निकाला और मेरे अनुभव और मेरे विचार जानने के लिए आपने अपना समय निकाला, उसके लिए आपका धन्यवाद। जहाँ तक बात है कि आम आदमी पार्टी की टोपी उतार के और मैंने कांग्रेस का दामन क्यों थाम लिया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी जानते हैं, कई दफ़ा आपने मेरे से साक्षात्कार किया कि मैंने हमेशा, जो जितेंद्र तोमर जी हैं वो मेरे दोस्त हैं, आज से नहीं, हम लोगों का 95 से हमारा साथ है, तो मैंने केवल एक मदद के रूप में उनका साथ दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने उनको अपनी तरफ से मदद दी। और उस लिहाज से मैं जरूर आम आदमी पार्टी में, क्योंकि कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, तो उस हिसाब से लोग बाग भी मुझे सम्मान देने लगे और मुझे आम आदमी पार्टी में मुझे अच्छा लगा कि मुझे आम आदमी पार्टी में भी काफ़ी सम्मान मिला। तोमर जी ने भी सम्मान दिया और जितना मुझसे हो सका मैंने उनकी मदद की। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी में वापस जाने का सवाल है, अचानक जाने का सवाल है, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था कि आम आदमी पार्टी में जैसे लोग रिटायर शब्द बोलते हैं कि मेरा दम घुट रहा था, मेरे को स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। परंतु कुछ मूलभूत ऐसी बातें थी जिसको लेके मैंने, और कभी उसको छुपाया नहीं। आप भी देखेंगे तो जब मैंने कांग्रेस पार्टी दोबारा से ज्वाइन नहीं की थी, तब भी मैं साक्षात्कार जब मेरा हुआ तो मैंने उनको खुल के रखा, उन बातों को, उन मुद्दों को, जिन मुद्दों से मैं व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं था, मैंने उन मुद्दों को रखा। तो हो सकता है वो कारण रहे हों, मेरा ये जो निर्णय लेने की वजह हो सकता है वो कारण रहा हो। दूसरा हो सकता है कारण जो कांग्रेस में आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का मुझे हमेशा स्नेह मिलता रहा और मैं जब भी उनके पास किसी भी राय के लिए गया या किसी भी कारण से गया, जितना प्यार मुझे वहाँ पर पिता तुल्य उन्होंने मुझे प्यार दिया, तो एक वो भी वजह हो सकती है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर्वप्रथम आदरणीय जयप्रकाश अग्रवाल जी का, प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल चौधरी जी का, उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष मेरे भाई मुदित अग्रवाल जी का, कमलकांत शर्मा जी का, अनिल भारद्वाज जी का, और अभी नवनिर्वाचित जो हमारे आदर्श नगर जिला के जिलाध्यक्ष बने हैं भाई मनोज यादव जी का। तो उन सब लोगों का प्यार था। सत्येंद्र शर्मा जी का बहुत प्यार था। सत्येंद्र शर्मा जी भी जब भी मुलाकात होती थी, और इससे पहले जो हमारे पूर्व अध्यक्ष थे, मैं उनका नाम भी जरूर लेना चाहूँगा, हरिकृष्ण जिंदल जी ने भी मुझे हर फंक्शन पे मिलते थे, हमारे कॉमन फंक्शंस होते थे उनमें मिलते थे, तो वहाँ उन्होंने मुझे हमेशा एक बड़े अच्छे स्नेह से बात की और कहा कि यार आप आ जाओ, पार्टी आप ही की है, आपके साथ हैं, सब हैं। तो शायद ये कारण रहा होगा, और तो कोई विशेष कारण मैं नहीं समझता कि कोई विशेष कारण रहा है। जितेंद्र सिंह तोमर के बहुत ही करीबी माने जाते थे आप, और उनके चुनाव कार्यालय को संभालते हुए मैंने देखा है। उन्होंने आपको विधायक सलाहकार समिति के चेयरमैन भी बना रखा था, फिर आपने पार्टी बदल ली। देखिए जायसवाल जी, आपने मुझे ये कहा कि जितेंद्र तोमर जी के आप बहुत निकट थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। सभी जानते हैं कि मैं तोमर जी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे संबंध थे और संबंध हैं, और ऐसा भी नहीं था। उन्होंने ऐसा महसूस किया और मैंने भी ऐसा महसूस किया कि तोमर जी की मुझे मदद करनी चाहिए, और मैंने एक अपना कर्तव्य समझते हुए मैंने उनकी मदद की। और उस दृष्टि से उन्होंने, अब आप कह रहे हैं मुझे कि मुझे उन्होंने सलाहकार समिति का चेयरमैन बनाया हुआ था। सही मायने में पूछो तो कभी भी राजनीतिक सलाह, हमारे आपस में इस प्रकार की कभी भी राजनीतिक सलाह का आदान प्रदान नहीं हुआ। हालांकि मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से एक मित्र की हैसियत से 2 महत्वपूर्ण सलाहें दी थी इस 2020 के चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान।
उन्होंने उसको विचार किया, उस पर अमल किया और उसका बहुत फायदा हुआ उनको। आप विषय चाहे बेशक चाहें तो आप उनसे पूछ सकते हैं, और लेकिन वो एक चेयरमैन सलाहकार समिति के होने के नाते नहीं, एक दोस्त ने अपने दूसरे दोस्त को वो सलाह दी थी, और इस प्रकार की सलाह मैं देता रहता हूँ। लेकिन अगर राजनीतिक अपनी अलग जगह है, मित्रता अपनी अलग जगह है, कहीं पर अगर किसी बात में कोई मतभेद हो जाता है या आपको लगता है कि ये जो आप सोचते हैं वैसा नहीं हो पा रहा है, तो आपको कई दफ़ा ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं। वैसे ही मैंने उसी के अंतर्गत ये निर्णय लिया है। लोग कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में आ रहे हैं, जैसे आरती गर्ग पिछले दिनों आई, गोल्डी भाई आए, जेपी गोयल आए, और आप कांग्रेस में जा रहे हैं आम आदमी पार्टी छोड़कर। देखिए, कांग्रेस में कांग्रेस को छोड़ के जो लोग आम आदमी पार्टी में आए वो किसी उद्देश्य से आए, किसी भी ऐसा नहीं था, वो किसी न किसी उद्देश्य से आए। जहाँ तक मेरा सवाल है कि आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने का, निश्चित रूप से ये एक आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जबकि ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर है, और दिखती भी है, इसमें कोई शक नहीं है, इसको स्वीकार करने में कहीं कोई किसी कोताही नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति पहले के मुकाबले काफ़ी कमजोर है। और ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक अपना नफ़ा नुकसान देखते हैं वो लोग कांग्रेस छोड़ के और दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी में जैसे आपने अभी 3-4 नामों का जिक्र किया, वो लोग आम आदमी में आए तो उनका एक क्लियर स्वार्थ नज़र आता है कि वो किस लिए आम आदमी पार्टी में आए। अगर मैं आम आदमी पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहा हूं तो निश्चित रूप से एक बनिया होने के नाते मैं नफा नुकसान तो देख सकता हूं, समझ सकता हूं, परंतु फिर भी मैं आम आदमी छोड़ के अगर कांग्रेस में जा रहा हूं तो ये स्पष्ट है कि मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे ये निर्णय लेना पड़ा। और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, टिकट नहीं मिल रही थी, अभी तो टिकट का तो शुरू ही नहीं हुआ है, अभी तो सिलसिला ही नहीं। टिकट में सर्वे में तो आपका नाम सबसे ऊपर चल रहा था, फिर पार्टी छोड़ने का? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि सर्वे में मेरा नाम चल रहा था, ये हो सकता है कि कौन सा सर्वे था मुझे नहीं पता, आम आदमी पार्टी ने कब सर्वे करवाया, क्या करवाया, या जितेंद्र सिंह तोमर जी ने व्यक्तिगत रूप से कोई सर्वे करवाया। तो ये तो मैं बार बार आपको अपने साक्षात्कार में कहता रहा हूं कि मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हूं, परंतु और मैंने जब जब भी ये कहा कि योग्यता के आधार पर मिलनी चाहिए और मैं अपने आप को उस योग्य समझता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं टिकट के लिए सिर्फ टिकट ही मेरा उद्देश्य था। मैं ये चाहता हूं जो भी योग्य है उसको टिकट मिले, क्षेत्र का विकास हो, पार्टी का विस्तार हो, पार्टी का संगठन मजबूत हो। जहां तक बात यह है कि आम आदमी में टिकट, अब आप भी बता रहे हैं कि सर्वे में मेरा भी नाम था और मैं जितेंद्र सिंह तोमर जी के बहुत नजदीक हूं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि जितेंद्र सिंह तोमर जी मुझे टिकट नहीं देते? कैसे मान लूं मैं तो नहीं मानता। अब ऐसे तो 6 लोग लाइन में, वो सभी कह रहे हैं मेरी कंफर्म हो गई। अभी तो चुनाव का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं हुआ है, कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। अभी तो अगर जो निश्चित समय है उस समय पे भी हो तो भी उन समय उसको भी 4-5 महीने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल निश्चित कह रहा हूँ, मैंने आम आदमी पार्टी या से जो वापस कांग्रेस में अपने घर वापसी की है जैसा कहा जा रहा है, तो मैं ये बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि टिकट के लिए ना तो मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी है, ना मैंने टिकट के लिए कांग्रेस को ज्वाइन किया है। कांग्रेस में मैं बगैर शर्त के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी आश्वासन के मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, और बिना किसी गुस्से के, बिना किसी इस बात के वहां पर टिकट शायद नहीं मिल रही है, मुझे टिकट नहीं देंगे, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है। ये प्रदेश अध्यक्ष ने, जैसे अनिल चौधरी ने बोला है कि कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, फिर इनको चुनाव लड़वाएंगे, इन्होंने इशारा तो कर दिया आपके लिए। देखिए, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने किस लिए बोला है, कैसे बोला है, मेरे किस पिछले जो मेरा रहा है सफर उसको देख के बोला है, ये वो जानते हैं। मैं लेकिन आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी है, किसी ने मुझे कोई आश्वासन नहीं दिया है, ना मैं उसके लिए पीछे हूं कि मुझे टिकट मिलनी ही चाहिए। हाँ, राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी होती हैं, योग्यता के आधार पर मिलना चाहिए। अगर 5 आदमी कांग्रेस से भी टिकट के
इच्छुक हैं, तो उन सब के बारे में विचार विमर्श, व्यक्तिगत रूप से विचार विमर्श होना चाहिए, उनके साथ बैठ के विचार विमर्श होना चाहिए, और जो पार्टी के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हो वो उसको टिकट देनी चाहिए, और उसके लिए प्रचार पूरी ताकत के साथ सबको मिलकर करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद आपकी मुलाकात तोमर साहब से हुई क्या? हाँ बिल्कुल, तोमर साहब से मेरी और मेरी धर्मपत्नी की मुलाकात अगले दिन ही, मैंने उनको सुबह, वो 1 बजे करीब ऑफिस में आते हैं क्योंकि उनका शेड्यूल होता है, अलग अलग जगह उन्होंने ऑफिस बनाए हुए हैं, तो मैं और मेरी धर्मपत्नी उनके पास गए थे और बड़ा अच्छा माहौल में बात हुई। लगभग 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट हम लोग साथ थे और चाय भी पी, ड्राई फ्रूट्स भी खाए और बहुत सारी बातें हुई, क्योंकि 25 साल का मेरा और तोमर जी का एक साथ है, लंबा साथ है, और इस 25 साल में हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, और उन उतार चढ़ाव में हर वक्त मैंने जितना मुझसे हो सका, मैंने तोमर जी के साथ सकारात्मक भूमिका निभाई है, तोमर जी के साथ दिया है। तोमर जी ने भी मेरे को, जब भी मुझे आवश्यकता पड़ी, तोमर जी भी मेरे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, और बहुत सारी बातें हुई, राजनीति भी हुई, पारिवारिक भी हुई, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पे थी, तो उनको सार्वजनिक रूप में बयान करना परिपक्वता नहीं है, और मैं उनको आवश्यक नहीं समझता कि हमें उस विषय में कोई बात करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के अपने सफर के बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए जायसवाल जी, पीछे लगातार कई दिनों से हम लोग साक्षात्कार में रहे हैं, और मैंने अपने सफ़र का जिक्र भी किया है। ये सफ़र शुरू होता था 2015 से। 2015 में जब तोमर जी ने पहला चुनाव 2013 में लड़ा था और वो उसमें सफल नहीं हुए थे, उसके बाद 2015 में मैंने जो है, आप समझिए कि एक निर्णय लिया कि मुझे तोमर जी की मदद करनी चाहिए, और तोमर जी से मेरी बात हुई और उसी आधार पर मैंने उनको मदद की। 2015 से ये हमारा सफ़र शुरू हुआ। फिर ये सफ़र 2017 में पहुंचा, जब निगम के चुनाव थे, आम आदमी पार्टी पहली दफ़ा निगम के चुनाव लड़ रही थी। तोमर जी ने बिल्कुल, मैं कहूँगा कि सुनीता को ऑफ़र किया उन्होंने, और सुनीता की सीट कंफर्म थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अभी पार्टी को नए लोगों की आवश्यकता है, जिन लोग चाहते हैं कि हमें पार्टी को जोड़ना है, तो हम दूसरे लोगों को अवसर दें ताकि ज़्यादा लोग जुड़ें। मेरी तोमर जी के साथ घनिष्ठता थी, तो मैं उस नाते पार्टी से ज़्यादा मैंने ये महत्व दिया कि हम लोगों को जोड़ें, इसलिए हम वो चुनाव हम नहीं लड़े। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, मुझे अवसर मिला, पंकज गुप्ता जी से मेरी मुलाकात आदरणीय एनडी गुप्ता जी ने करवाई, और मैं उनका इलेक्शन इंचार्ज बना और पूरे दफ्तर का कार्य मैंने देखा, और बहुत ही बढ़िया आदमी है, व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे आदमी हैं, और पूरे भरोसे के साथ उन्होंने मेरे को काम सौंपा। इतना आसान नहीं होता कि एक जिससे इंट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है उसको इतनी जिम्मेवारी का काम देना। उन्होंने जिम्मेवारी का काम मुझे दिया और मैंने पूरी जिम्मेवारी से काम निभाया। फिर 2020 का चुनाव आया, जिसमें प्रीति जितेंद्र तोमर जी हमारे यहाँ से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार बनी, और आपने देखा ही, सभी ने देखा कि मैंने जो भी मुझे जिम्मेवारी दी गई मैंने उसको निभाया। तो अच्छा सफ़र रहा, बहुत अच्छा सफ़र था, कहीं कोई तकलीफ नहीं हुई, ना किसी मान सम्मान में कोई कमी थी, ना क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता या जो नेता थे आम आदमी पार्टी को, उन्होंने पूरा मान सम्मान दिया, और एक वरिष्ठ मुझे अनुभव मिला कि भाई मैं एक वरिष्ठ स्थान रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन निर्णय की, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत सारी वजह होती हैं, वो जैसे जैसे समय आएगा आपसे मुलाकात होती रहेंगी तो जिक्र कर। पगरिया साहब, इन दिनों कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी आप आम आदमी पार्टी की टोपी उतारकर कांग्रेस का ये पटका पहन लिया है, क्या सुधर रही है? क्या कांग्रेस सुधार आ रहा है कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की स्थिति सही नहीं है या कमज़ोर है, ये बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो दिख रहा है उसको सभी को मानना पड़ेगा, कांग्रेस का वोट शेयर घटा है, परंतु ये इसका अर्थ ये नहीं है कि ये घट गया तो घटा ही रहेगा, ऐसा नहीं होता है। समय के हिसाब से सब कुछ बदलता है, और समय के हिसाब से मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। 2015 में जब मैंने निर्णय लिया, कांग्रेस में होते हुए निर्णय लिया कि मैं मेरे मित्र भाई जितेंद्र सिंह तोमर की मदद करूंगा, तो उस वक्त आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति थी? 2013 में जो सरकार बनी थी, जो 49 दिन चली, वो कांग्रेस के बूते पे बनी थी, कांग्रेस के समर्थन से बनी थी, और उस चुनाव में जितेंद्र सिंह तोमर जी सफल नहीं हुए थे। 2015 में जितेंद्र सिंह तोमर जी चुनाव लड़े, जब मैं ही केवल
कांग्रेस से अलग होके मैंने जितेंद्र सिंह तोमर जी का साथ दिया और उसके बाद सफलता मिली। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं था इसलिए सफलता मिली, वो तो 69 आदमी जीत के आए थे या 68 आदमी जीत के आए थे, ऐसा नहीं था। परंतु नियति हर आदमी की होती है। अब आप देखिए इसको केजरीवाल जी इत्तेफाक समझिए या समय का चक्र समझिए, उस वक्त जिन अभी आपने मेरे साक्षात्कार में 3 आदमियों का नाम लिया, वो तीनों उस वक्त के जो विधायक थे उनके बिल्कुल निकट थे, उनका सारा कार्य देखते थे, और मैं केवल अकेला उन ग्रुप को छोड़ के तोमर जी के लिए आया था। तो वहाँ क्या स्थिति बनी थी और यहाँ क्या स्थिति बनी। अब स्थिति विपरीत हो गई है। मैं अकेला तोमर जी की तरफ से हटकर मैंने वापसी कांग्रेस ज्वाइन की है, और वो जो 3 लोग जिनका आपने जिक्र किया, मेरे को याद नहीं था लेकिन आपने जिक्र किया, वो लोग तोमर जी के बहुत नज़दीकी उसमें हैं। तो अब कई दफ़ा आप देखते हैं, मैं हालांकि इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं। अब इसको आप इत्तेफाक कहिए या समय का चक्कर कहिए, अब हो सकता है कि जैसे हम ग्रह की स्थिति बदलती है, हम लोगों की स्थिति बदली है, उससे शायद कुछ चमत्कार हो जाए। हमें विश्वास रखना चाहिए इस बात पे, मेरा ऐसा मानना है। कांग्रेस अगर आपको यहाँ से प्रत्याशी बनाती है तो आप आम आदमी और भाजपा से किस तरह मुकाबला करेंगे? देखिए, इस प्रश्न को इस तरीके से ना देखें, इस तरीके से ना लें कि मुझे प्रत्याशी बनाती हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि किसी को भी प्रत्याशी बनाती है कांग्रेस पार्टी, तो किस प्रकार से पार्टी जो है वो भाजपा और आम आदमी का मुकाबला करेगी, हमें उस नीति पे काम करना होगा। और कांग्रेस के पास बताने को बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कागजों में है। लोगों ने देखा भी है, लोगों ने दिल्ली को बदलते हुए भी देखा है, दिल्ली की उन्नति को भी देखा है, दिल्ली के विकास को भी देखा है। चाहे वो कोई भी बात हो दिल्ली के विकास से संबंधित, अस्पताल हो, विश्वविद्यालय हो, विद्यालय हो, सड़कें हो, ओवरब्रिज हो, ग्रीनरी हो, प्रदूषण से संबंधित समस्याएं हो, या ये जो कॉमनवेल्थ हुआ दिल्ली में, बहुत विकास हुआ। 15 साल में दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछा, तो बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ हमारा ये है कि हम लोगों तक शायद नहीं पहुंचा पाए, हम विज्ञापन जीवी नहीं बन पाए, हम प्रचार प्रसार नहीं कर पाए। तो अब लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करेंगे ताकि हम भी अपनी बात लोगों के पास रख सकें और लोग उसको ध्यान में रखते हुए मतदान करें। कोहाट वार्ड की समस्याएं क्या है जिससे विकास प्रभावित हो रहा है? देखिए, कोहाट वार्ड की समस्या जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मैं समझता हूं, वो 2 ऐसी पार्टियों की सरकार है दिल्ली में जो उनका काम सिर्फ आपस में एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप करना है। आप ये देखिए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये रोज एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं कि साहब ये काम वो नहीं करते, ये काम उनका है, ये काम वो नहीं करते। आप मुझे बताएं, जनता ने आपको आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नहीं चुना है, समस्याएं बताने के लिए नहीं चुना है, आपको चुना है कि आप समाधान रखें। आप बताएं, माफ कीजिएगा, पहले भी मैं कहता रहा हूं कि दिल्ली सरकार बार बार ये एक आरोप लगाती है कि केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को पूर्ण रूप से काम नहीं करने देती, और ये 7 साल से लगातार हर 15 दिन में, हर 20 दिन में कोई ना कोई वाद विवाद इस तरीके का छिड़ा रहता है। हम तो करना चाहते हैं, वो हमें करने नहीं देती। वो एक तरीके से बहाना सा बन गया है कि हम तो चाहते हैं जी, वो करने नहीं देते। अब आप मुझे बताएं, अगर निगम में भी वही पार्टी की सरकार आ गई और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 2024 में जाके चुनाव होने, तो मुझे बताएं, दिल्ली, कल्पना करके सो देखिए दिल्ली की हालत क्या होगी। अभी तो विधानसभा में जिसके पास बजट है अपना, जिसके पास बहुत बड़ा बजट है, जिसके पास बहुत सारी कानूनी और संवैधानिक वैधानिक अधिकार हैं, वो जब कार्य नहीं कर पा रहे तथाकथित रूप से, मुझे नहीं पता, तथाकथित रूप से जब वो कार्य नहीं कर पा रहे, तो अगर निगम भी उनके पास हो जाएगा तो कल्पना करके डर लगता है कि दिल्ली का क्या हाल होगा। हमने देखा है। अब आप मुझे बताइए कि डेंगू का प्रकोप आप देख रहे हैं, कोरोना काल में आपने देखा किस प्रकार से सफाई का हाल आप देख रहे हैं, प्रदूषण का हाल आप देख रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब एक ही आदमी जो कि बार बार सिर्फ कहता ही है मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, वो दोनों कैसे संभालेगा? मेरे को तो बड़ा एक जो, अगर उसको कल्पना भी करता हूं तो मुझे दिल्ली की बड़ी भयावह स्थिति नजर आती है। आम आदमी पार्टी पंजाब में महिलाओं को
रुपए देने की बात करती है? देखिए, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो इस प्रकार की घोषणाएं होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि 1000 रुपये 18 वर्ष से आयु की जो भी महिलाएं हैं, 18 वर्ष से ऊपर की आयु की जो भी महिलाएं हैं, उनको 1000 रुपये पर मंथ, प्रति माह दिया जाएगा। परंतु प्रश्न ये है, मतदाताओं को, देखिए राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता तो इस प्रकार की लोक लुभावनी वादे करेंगे ही, और पूरे भी होते हैं, कई वादे पूरे भी होते हैं। परंतु ये मतदाता को सोचना है कि हमें उन वादों में फंसना है या नहीं फंसना, क्योंकि जो भी रुपया दिया जाएगा, एक कैलकुलेशन मैंने सुनी है कि अगर ये बात लागू करते हैं तो 11,000 करोड़ रुपए का भार जो है वो राज्य पर पड़ेगा। 1000 रुपये महीना देने की जो बात है, वो 11,000 करोड़ रुपया कहाँ से आएगी, कैसे दिया जाएगा, और अगर दे भी दिया जाएगा तो उसका घाटा कौन भरेगा? टैक्स से भरेंगे, लोगों को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जो और जरूरत की चीज़ें हैं जन कल्याण की, उन पे खर्चा कम होगा, तो कैसे विकास होगा? 11,000 करोड़ रुपए की फिगर छोटी फिगर नहीं होती। तो लोगों को, मतदाताओं को सोचना है कि इस प्रकार के लोक लुभावनी भावनाओं जो वादे हैं उनमें वो ना फंसे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।